आज के सेशन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के दिन की। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में जाते हैं और परीक्षा का वो समय व्यतीत करते हैं जो जनरल स्टडी के पेपर और सी सेट के पेपर की अवधि का होता है। यानी कि वो समय जो ये निर्धारित करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज आप सभी को एक व्यवहारिक चर्चा पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा, कुछ तरीके बता के जाऊँगा। तो आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करने के बाद आज आप उस घड़ी में आ खड़े हुए हैं जब आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम नज़दीक है और आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो क्यों ना इस पे एक विस्तृत चर्चा पर चर्चा हो कि भाई परीक्षा के दिन को कैसे हम मैनेज करें, कैसे उस दिन। देखिए, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी पढ़े हैं, आप में से कुछ लोग हों जिनका पहला प्रयास होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दूसरा होगा, किसी का तीसरा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका होगा फिर भी एग्ज़ाम दे रहा होगा। हर कैटेगरी का छात्र वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पे प्रारंभिक परीक्षा में होता है। आईएएस और जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, जिनके जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी 3 चरणों में है। प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार। ये 3 चरणों के बाद ही आप फाइनल लिस्ट में आते हैं। और आप में से जितने भी गंभीर छात्र हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, मैं इतनी बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी एग्ज़ाम हॉल पे इसलिए नहीं जा रहा है कि वो सफल नहीं होगा। सबके दिमाग में ये होगा कि हमें एग्ज़ाम हॉल पे सफल होना है। तो आज इसी विषय पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। आपने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल या अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भर देते हैं और फिर एग्ज़ाम हॉल पे चले जाते हैं बिना तैयारी के। हर कैटेगरी के बच्चों की मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा। तो आपने जो भी पढ़ा अभी तक, जो भी तैयारी की, सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट करके जा रहे हैं, सारी कंडीशंस हो सकती हैं। और सबके लिए मैं एक व्यवहारिक चर्चा करूँगा प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। भीड़ नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यदि 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सिंसियर कैंडिडेटों की संख्या बहुत कम होती है, जो बहुत डेडिकेशन के साथ सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम हॉल पे जाते हैं। तो इसमें वही छात्र आगे जाकर के मुख्य परीक्षा के लिए भी पहुंचते हैं। लेकिन अभी बात होती है यहाँ पर सभी के लिए मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा जिन छात्रों ने अपना सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ ना, प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले आप यदि तैयार हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए रेडी हैं, आपका ऑप्शनल भी तैयार है, आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हैं, तो आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप निश्चित तौर पे इस साल सफल हो जाएंगे। यदि आप इस कंडीशन में हैं कि आपने मेंस पूरा कंप्लीट कर रखा है, ऑप्शनल भी कंप्लीट कर रखा है, हाँ, जो पीटी के बाद के 3 महीने मिलेंगे उसमें आप केवल रिवीजन करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कुछ की स्थिति तो वैसे ही होती है कि ना उन्हें इथिक्स के पेपर के बारे में पता होता, ना जो मेंस ओनली के जितने टॉपिक होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता, उन्होंने आईआर को भी ऐसे वैसे पढ़ा होता है, ना उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी होती। अलग अलग कैटेगरी हर तरीके की, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आज प्रारंभिक परीक्षा का जो दिन है, जो परीक्षा में जाकर के बैठेंगे आप, उस दिन की जो रणनीति होनी चाहिए, उसके जो हर्डल्स हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, उनको कैसे फेस करेंगे आप वहाँ पे जाकर के, उन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। मेरे कुछ सुझाव रहेंगे आप सभी को। सुझाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके विवेक पर आधारित है कि यदि आपको मेरी बातें तार्किक लगें तो आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास बहुत बड़ा विकल्प मैं देके जाऊंगा कि आप अपना स्वविवेक भी प्रयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे लगातार 5 साल से मैं सिविल सर्विसेज के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ हूं। उस सभी अनुभव के तौर पे मैं आपको आज पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो जितने भी छात्र 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, सभी एक ही दिन काम आना है, वो है प्रारंभिक परीक्षा, जो पहला गेटवे है। यदि आपको मेंस में जाना है तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका प्री है, ठीक है, मेंस में जाने के लिए प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी साफ सी बात, प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उस दिन आपके 2 पेपर हैं, एक जीएस का है, दूसरा सी सेट का है। कई आयोगों में केवल एक ही पेपर होता है, जैसे बीपीएससी है या फिर अन्य बहुत सारे आयोग हैं। बाकी 2 पेपर का इस समय स्वरूप धीरे धीरे यूपीएससी के तर्ज पे सभी का है। आईएएस में 2 पेपर हैं, जीएस का है, सी सेट का है। तो पहला गेटवे ये है, बड़ी संख्या होती है इसमें, 6 लाख बड़ी संख्या होती है इसमें जो इसमें बैठती है।
एग्ज़ाम हॉल पे। देखो भरते तो फॉर्म लगभग 10 लाख के आसपास हैं, देखो औसत देखें हम, उसमें से 4 लाख की हिम्मत नहीं हो पाती है सेंटर में जाने की। यदि आप सेंटर में नहीं जाएंगे तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फिर फाइनली देखते हैं कि हाँ एग्ज़ाम हॉल तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये संख्या जाती है। अब इस पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैंने यूपीएससी का दुष्चक्र के नाम से एक वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने देखा भी है उस सभी को। आज बात करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के दिन कैसे कुछ करें। अब देखो मेरे नज़रिए से देखें, मेरे नज़रिए से, मैं अपने नज़रिए से आपको बताऊँ इसमें जो चुनौतियां हैं, पहले चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, फिर एक चीज़ बताते हैं इसके बारे में। इस पेपर की, प्रारंभिक परीक्षा के पेपर की यदि सबसे अच्छी खासियत है तो पूरा का पूरा पेपर आउट होता है, यानी लीक होता है। कैसे? यहाँ पर यदि आप पूरे प्रश्न पत्र को देखें, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा प्रश्न पत्र शायद आपको दिखा पाऊँ, प्रश्न पत्र भी दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन भी वहीं पर होता है ना, और क्वेश्चन के आंसर भी वहीं पर लिखे होते हैं। ठीक है, आपका काम क्या रहता है कि जो सबसे बेहतरीन उत्तर हो उसको आपको खोजना होता है। तो इस हिसाब से देखें तो यदि इस नज़रिए से देखें तो इस नज़रिए से तो पूरा पेपर लीक है भाई। क्वेश्चन भी यहाँ पर भी है, आंसर भी यहाँ पर भी है। यदि आप पढ़ के गए हैं तो आप शायद बहुत आसानी से आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि हाँ ये आंसर इसका होगा। इस हिसाब से आप देखिए ना, जब भाई क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, उसी में से आपको चूज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको देखा जाए तो पेपर लीक ही है पूरा। यदि एक नज़रिया है, मैं सिर्फ देखने के नज़रिए की बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से देखें तो पेपर आसान होगा। ये कहनी बात बहुत आसान लगती है लेकिन कठिन ये भी नहीं है यदि आप कुछ चीज़ों को समझेंगे। अब इसकी चुनौतियां देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की चुनौतियां क्या हैं। देखो आप में से जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा के नज़दीक जाना शुरू होता है, जैसे जैसे डेट, मतलब आपकी जो बहुत सिंसियर कैंडिडेट होगा या जो नॉन सीरियस है वो भी डर सबको लगता है। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आईएएस लेवल, स्टेट पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, इतनी बड़ी संख्या भीड़ यहाँ पर बैठ रही है। पेपर का प्रकृति जो है हमेशा, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आईएएस के पेपर में यही चीज़ आएगी या पीसीएस के पेपर में यही चीज़ आएगी। हर साल करंट अपडेट होता रहता है, प्रश्न पत्र पूछने की प्रकृति बदलती रहती है, क्वेश्चन मार्क जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका भी वेरिएशन होता रहता है। तो ऐसे विभिन्न हर्डल्स हैं जो आपके सामने हर साल रहते हैं, तो ऐसे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेड है ये पूरा, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाते डर लगना, भय लगना, थोड़ा सा घबराहट होना ये लाजमी है, स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। जो टॉपर भी होते हैं उनके साथ भी होता है। पहला हर्डल तो ये होता है। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं कि एक डर का वातावरण होता है, एक बेचैनी सी होती है आपको, मेरा होगा या नहीं होगा। ये दो मजेदार में आपके दिमाग में चलता रहता है और इसी उपापोह में आप लोग लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किताबों को जो है बस खंगालते रहते हैं, जितनी कोशिश है, मतलब अंतिम क्षण तक आप हाथ पैर मारते रहते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैं आज कुछ आपको प्रैक्टिकली बता के जाऊंगा जो आपको इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, यदि आप मेरी बात को समझ पाए तो। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के नज़दीक जाते जाते आपके अंदर एक एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव आता है। आप थोड़ा सा नकारात्मक भी सोचते हैं कि कैसे न कैसे करके, और कुछ उत्साही भी होते हैं, कुछ ऐसा नहीं, उत्साही भी होता है कि मैं जाऊंगा, ये करके आ जाऊंगा, ये करके आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात बहुत संतुलित सोचने से है, आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा, बहुत संतुलित होना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज नहीं है, आपका पेशेंस चेक करना भी है, आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, लाइक ऑफिसर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को भी ये एग्ज़ाम पहले ही चेक कर लेता है, कितना पेशेंस है आपके अंदर, सारी चीज़ों पे ये एग्ज़ाम की प्रकृति आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं, आपके डिसीजन लेने की क्षमता जो है बहुत ही आपका बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें, क्वेश्चन की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन एग्ज़ाम के पहले पहले हड़बड़ाहट चालू हो जाती है, सबके साथ होता है, कोई ये नई बात नहीं है। जिनके साथ नहीं होता उनके साथ दिक्कत है, जिनके साथ हो रहा हो बहुत अच्छी बात है। भाई सबको डर लगता है, क्यों नहीं डर लगेगा? डर लगने वाली चीज़ है, क्योंकि कैरियर की बात है, भविष्य की बात है, तो डर तो लगेगा। यदि आपको डर लग रहा है तो सब कुछ सामान्य है, यदि आपको डर नहीं लग रहा तो आप बुद्धा की कंडीशन में जा चुके हैं। या तो आप महात्मा बुद्धा हो सकते हैं, है ना, अन्यथा अपना इलाज कराइए, ये भी है। चलो
मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है, स्वाभाविक है। उसको लेकर आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम के पहले एक एग्ज़ाम फेयर होता है, सबको होता है, कोई भी होगा। मैं शिक्षक हूँ, मैं खुद जाऊँगा तो मुझे भी लगेगा, सबको लगेगा, कोई नहीं इस पर डिनाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके भविष्य की बात है। आपके अंदर एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, वो यहाँ पे काम करता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पहले आप खूब करंट पढ़ रहे होते हैं, ये पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें जो आपने नोट्स बनाए होते हैं। काम कब आना है? काम यही 2 घंटे की अवधि है। जो भी पढ़ा है इसी 2 घंटे पे ब्रेन आपका काम करेगा, इसी 2 घंटे पे आपका ब्रेन काम करेगा। सारा खेल 2 घंटे का है। इस 2 घंटे में ब्रेन जितना संतुलित हो गया, जितने शांत तरीके से एग्जाम दे गया, उतना बेहतर परफॉर्म करके आओगे आप। ये मैं आपको ये गारंटेड कह रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं, सारा खेल इस 2 घंटे में। आप साल भर खूब पढ़े हो, रात दिन मेहनत किए हो, लेकिन इस 2 घंटे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही आपकी। आप बीमार पड़ गए या कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, आप मानसिक तौर पे ज़्यादा दबाव ले गए, तो ऐसे में आप नुकसान कर बैठोगे। इसीलिए आज के सेशन को मैं इस स्तर पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि आगे के जो गेटवेज हैं, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो या फाइनल लिस्ट तक, वो पहले प्रारंभिक परीक्षा से ही शुरुआत होती है, ठीक है। और ऐसे में 2 पेपर आपके जिन राज्यों में या संघ लोक सेवा आयोग में होते हैं, वहाँ पर एक दबाव बनना जरूरी है। अब इसकी चुनौतियां बताते हैं। पहले सबसे बड़ी चुनौती है समय। इसका एक निर्धारित समय है, प्रश्नों की संख्या निर्धारित है, प्लस प्रश्नों की संख्या। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बार पेपर दे दिया गया, जब हो जाए तब लौटा दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। एक निर्धारित समय की भाई 2 घंटे की अवधि है तो 2 घंटे की अवधि है, यानी कि आपको 120 मिनट दिए गए हैं। क्वेश्चन अलग अलग हैं। किसी यूपीएससी की बात करूं, आईएएस एग्जाम में तो क्वेश्चन की संख्या 100 है ना, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है आपको। सीसेट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। वहीं ये सीसेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 33% लाना है बस, ठीक है। जैसे पूरा का पूरा इसके मार्क्स 2015 के बाद से नहीं जुड़ते हैं। दूसरा जो है निगेटिव मार्किंग है। देखो, पहला है समय प्रबंधन, प्रश्न है आपके, फिर दूसरा है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। यदि आपने गलत किया तो आपको दंड मिलेगा। कितना दंड देने की बात किया जा रहा है? 1/3 की बात हो रही है कि आपको 1/3 आपको दंड दिया जाएगा यदि आप गलत करके आएंगे। यदि आपको नहीं आता और क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना नंबर कम होंगे ना बढ़ेंगे। और सही करके आएंगे तो आपको सभी में नंबर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर। और यदि आप गलत करेंगे तो 1/3 का मतलब है -0.66। ये मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ, पीएससी का निकाल लीजिएगा, वहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं। यूपी पीसीएस की बात करूं, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, तो नंबर मार्क्स होता है 1.33 एक क्वेश्चन पे, और माइनस मार्किंग 0.44 की होगी, जहां तक है ना, लगभग यही होगा, निकाल लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसी तरीके से हर आयोग की अपनी कहानी है, जहां पर निगेटिव मार्किंग है, चाहे एमपीपीएससी हो, अदर जितने भी स्टेट पीएससी हो, जहां पर माइनस मार्किंग का है, सब जगह पे यही चल रहा है। तो आज इसी को मैनेज करने की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है समय प्रबंधन। क्या 100 में 100 क्वेश्चन करने होते हैं या कोई कर सकता है? ठीक है, सिलेक्शन कितने में होता है, एक बात ये भी है। तो हमें सारी चीज़ों को यदि एक बार देख लें तो मुझे लगता है काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत बारीक हो जाएगा। और ये परीक्षा का दिन ही सब कुछ करता है। परीक्षा के दिन पे यदि आप 2-3 चीज़ें मैनेज कर ले गए, पहले तो अपने आप को थोड़ा सा आप बैलेंस्ड रख पाए। बहुत ज़्यादा आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान होकर एग्ज़ाम देंगे, बहुत ज़्यादा इसको आप बहुत ऊपर रख लेंगे, अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव बना लेंगे, तो शायद ये परीक्षा आपके हाथ से निकल जाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत संतुलित, बहुत शांत, बहुत संयम के साथ इस परीक्षा को देना चाहिए। क्योंकि आप देखो, इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस परीक्षा का? सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी आएगी, यहाँ पे आपको पॉलिटी भी आएगी, एक दिन थोड़ा ना पढ़ सकते, पॉलिटी भी आएगी, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी आएगी, यहाँ पे आपको इकोनॉमी भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यहाँ पे आपको साइंस भी पूछी जाएगी, जनरल साइंस भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी आएगा, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी आएगा। अब देखो, करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक आपके जुड़ जाते हैं। साइंस एंड टेक भी पूछता है, यहाँ पे आईआर भी पूछता है,
ठीक है, और अदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे जोड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक हैं और एक दिन की बात नहीं है, इसीलिए आप 1 साल 1.5 साल पहले तैयारी करते हैं, लेकिन 2 घंटे में ही प्रारंभिक परीक्षा में इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में, अपनी तैयारी में। तो ऐसे में दबाव बनना तो लाजमी है, बनेगा दबाव, सवाल ही नहीं उठ सकता कि दबाव ना बने। दबाव तो बनना ही बनना है, उसको लेकर के कोई कुछ नहीं सोच सकता, प्रेशर बनना ही बनना है। इतना क्योंकि रिवीजन करना, रिवीजन यदि आपने पहले काम नहीं कर रखा कि शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, है ना, मैंने मास्टर वीडियो भी आप लोगों को इसी प्रयास से दिए थे कि भाई समराइज करके कंप्रेस करके आपका सारा खेल देखो आत्मविश्वास का है। जो 2 घंटे की लड़ाई है आपकी एग्जाम टाइम पे, जो 2 आवर्स आपके जनरल स्टडी के पेपर हैं जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो इसमें 2 घंटे में आपका आत्मविश्वास, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, ये बहुत काम आने वाला है ना। बहुत सारे बच्चों को विश्वास ये होता ही नहीं है उनके दिमाग में, आपको लगता है अरे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और फाइनली आप जो है अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें आज बात यही करनी है कि हमें आने वाले जो 2 घंटे, आने वाला जो पेपर है उसमें 2 घंटे की अवधि में पूरी तरीके से आत्मविश्वास में कैसे रहें, कैसे हम निगेटिव थॉट में ना जाएं, कैसे हम वो 100 प्रश्नों को हल करने में अपने आप को पूरी एनर्जी झोंक दें। चाहे आपने तैयारी की हो या नहीं की हो, नहीं की तो भी एक बार प्रयास करने से कोई बुराई नहीं होती है। तो ऐसा पूरा का पूरा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है, समझाने का प्रयास रहेगा। देखो प्रश्नों की प्रकृति हर साल बदलती, यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। यूपीएससी का, पीएससी की भी अब यही स्थिति हो चुकी है। पीएससी का देखो चैलेंज कितना है, यूपी पीएससी में तो 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समय कम है, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका इसलिए फैक्चुअल ज़्यादा होता है। यूपीएससी की तरह नहीं होता। यूपीएससी में तो मैं आपको सच बताऊं, बच्चे व्यवहारिक तौर पे देखें, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आते हैं, क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं या पैराग्राफ में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, बच्चों को पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते सही से, ठीक है, रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होता है। तो देखो 3-4 सावधानियाँ बरतनी है, ध्यान से सुनना है। पहली चीज़ मुझे, ठीक है, मैं आपको यूपीएससी का लेवल को लेकर के पूरी चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। यूपीएससी यानी आईएएस एग्जाम, इसको ही सभी का एग्जाम्पल बना लीजिएगा। जितनी भी परीक्षाएं आप दे रहे हो जहाँ निगेटिव मार्किंग हो, इसको ही आप समझिएगा, अपनी परीक्षा इसके जगह पे अपना रख लीजिएगा। मैं पूरा का पूरा जो आपको एग्जाम्पल दूंगा यूपीएससी परीक्षा को दूंगा। देखो जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम डेट, प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम डेट जो आपकी है, आप लोग उसके 1 दिन पहले, मुझे मतलब इस दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, इसके पहले खूब पढ़िए। एग्ज़ाम डेट के 1 दिन पहले तक आप इसके पहले खूब पढ़िए। एग्ज़ाम डेट है आपकी ये, इसके 1 दिन पहले आप जो है आपको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, अपने ब्रेन को थोड़ा सा पीस में रखना चाहिए। इससे पहले आप खूब पढ़िए, खूब दम लगा के पढ़ना चाहिए। लेकिन इस दिन पहले तो थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपको अपना एडमिट कार्ड, कम से कम 2 प्रति आपकी एडमिट कार्ड की आपके पास होनी चाहिए। 2 प्रति आप लेकर के सेंटर में जाएं। 1 प्रति आपके पैंट में होनी चाहिए, जिस पैंट को आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहन के जाएंगे एग्जाम में, उस पर आपको पहले ही रख लेना है, ठीक है। दूसरी प्रति आप जो है अपने बैग में रख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप जाते हैं सेंटर दूर पड़ता है तो सेंटर पूछने जाते हैं, तो ऐसे में आपको बार बार उसे निकालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सेंटर क्या होगा क्या नहीं होगा, या बाहर गेट में दिखाना पड़ता है, कहीं भी दिखाना पड़ता है। तो 1 प्रति आपको आपके हाथ में होनी चाहिए, दूसरी प्रति आपके उसमें होनी चाहिए, पॉकेट में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो यदि किस तरह से मिस हो जाती है तो पॉकेट वाली सेंटर के अंदर चली जाएगी, ठीक। पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, जो 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बाकी इसके पहले खूब पढ़ना चाहिए, खूब रिवीजन करना चाहिए। आपके सेल्फ नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज खूब सारी देनी चाहिए। मैंने भी अभी संस्था की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराई थी, 5 टेस्ट हुए थे। इसके अलावा आप लोगों के टेस्ट होने के साथ साथ क्विक रिवीजन को लेकर मास्टर वीडियो का पूरा रिवीजन के लिए ही मैंने बनाया है, ताकि अपने सेल्फ नोट्स से आपको रिवीजन करना चाहिए। आपको करंट अफेयर्स पूरा करना चाहिए, हमने करंट अफेयर्स भी करवाया। तो ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। आपको ये चीज़ों की समझ है, क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी संस्था से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी आपने नोट्स बनाए होंगे। तो अंतिम समय का जो भी आपको जितना भी, क्योंकि अब वो काम आने वाला है, यही 2 एग्जाम डेट जिस दिन है उसी दिन पहला जीएस का एग्जाम है, दूसरा सीसैट का एग्जाम है। पूरी की पूरी तैयारी दोनों की। तो तैयारी की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, तैयारी की बात मैं हमेशा वर्कशॉप सेशन में करता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम के 1.5 साल पहले, 2 साल पहले खूब पढ़ के जाना है,
है। आज मैं सिर्फ बात करूंगा एग्ज़ाम डेट की और उसके एक दिन पहले की आपकी क्या मनोस्थिति होनी चाहिए। तो एक दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, साथ में एक आधार कार्ड, साथ में एक फ़ोटो। कई बार ये होता है कि आपका फ़ोटोग्राफ सही नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी सही भी आ रहा है तो भी एक फ़ोटो रखिए, कम से कम पासपोर्ट साइड एक फ़ोटो अपने जेब में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जो एग्ज़ाम डेट वाला दिन है ना आपका, बहुत सुकून का दिन रहे। उस दिन आप बहुत रिलैक्स होने चाहिए टोटल, ताकि ये 2 घंटे की परफॉर्मेंस आपकी बहुत शानदार बीतनी चाहिए। सारा खेल मैंने बोला 2 घंटे का ही है। इस 2 घंटे के लिए आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सबका इम्पैक्ट पड़ता है, छोटी छोटी घटना भी प्रभाव डालती है, इसलिए क्यों घटना घटने दें। घटना घटने से पहले ही आप उस घटना को रोक सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे, अब ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे दूसरा बाल पेन आप ले सकते हैं, है ना। बाल पेन आते हैं ना, वो जो इसमें OMR शीट फिल करते हैं, थोड़ा सा उसका पॉइंट मोटा होता है ताकि वो फटे ना पहले तो OMR शीट, दूसरा इजीली कम टाइम लगे आप उसे फिल कर पाएँ। तो रेनॉल्ट के आते हैं, आपको वो पेन मेरे पास यहाँ पे है नहीं, मैं दिखा भी देता आपको। तो आपको कोई भी पूछ लेंगे, OMR शीट वाले वो पेन आते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, या फिर आप देख सकते हैं 10 रुपये 15 रुपये में जो भी मिलता हो। तो आप कम से कम 2 ले लीजिए मैक्सिमम, बस। और दूसरा तीसरा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस जेब में भी, इस जेब में भी, इस जेब में भी। क्या करोगे भाई, मेंस थोड़ा ना लिखने जा रहे हो, मेंस भी लिखने जा रहे हो तो भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ब्लैक पेन ले लीजिए, ताकि एक यदि धोखा देता है तो दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। 2 एडमिट कार्ड, 2 आपके पास, ठीक है। ये सब 3 तारीख को आपको इतना रेडी हो जाना है, और रेडी होकर रिलैक्स करना है, आराम देना है, ब्रेन को टोटली आराम देना है। कोई ऐसा लगे जैसे आप एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हो, ऐसी मानसिकता आपकी हो, ठीक है। अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को किस तरह की खोखट ना हो। ये दिन एग्जाम डेट जैसा हो भी, कोई आपको देखने के बाद कहे एग्जाम देने जा भी रहे हो नहीं भी जा रहे हो, है ना, सामने वाले को तो महसूस ही ना, अच्छा एग्जाम देने जा रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। आप करते क्या हो, आप लोग बस नोट्स पकड़ के ये इधर पलटा रहे, उधर पलटा रहे, उधर। वो होता है ना कि जैसे किसी बाग में गए आप और वहाँ पे बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, है ना, आप सभी उठाने की कोशिश कर रहे हो, सभी उठाओगे, एक भी लेकर के घर नहीं लौटोगे। अरे अंतिम समय में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे हो पाएगा भाई। प्रैक्टिकली सोचो ना, इतने सब्जेक्ट कैसे कलेक्ट कर पाओगे, कैसे रिवीजन कर पाओगे, संभव ही नहीं है। इसलिए जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब आपको प्रिपेयर होना है अपने एग्जाम डेट को लेकर के, आपको सीरियस होना है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसी दिन सारा काम होना है। तो एक दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्स, अपने आप को पूरी नींद देना, सुबह से ही आराम करना, अच्छा खाइए पीजिए बढ़िया, थोड़ा ठीक ठाक सा, ठीक है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली चीज़ें, इनसे थोड़ा बचना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस दिन आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, जो भी है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आपकी एनर्जी कम ना पड़े, ठीक है। तो ये एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, यदि सेंटर दूर गया है तो सेंटर के नज़दीक पहुंच जाने का दिन भी आपका 3 तारीख, जो भी आपकी डेट है, जिस डेट पे भी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट के एक दिन पहले आप सेंटर के नज़दीक पहुंच चुके हो, रिलैक्स बैठे हो, कि भाई अगले दिन अपने सेंटर को भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि भाई मेरा कहाँ पड़ेगा, ताकि कोई उपापोह ना हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये मुझे नहीं बतानी चाहिए, ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है बताने का, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर आप पूरा करेंगे कंप्लीट, पहले से ही क्लियर रहे, मुझे ये पहन के जाना है, कपड़े वपड़े सब बहुत बेसिक चीज़ें। ये नहीं कि सब एग्ज़ाम डेट वाले उठे उसी दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर पता चला बिना नहाए चले गए, ऐसे नहीं। बहुत रिलैक्स मूड पे, बिल्कुल रिलैक्स मूड पे। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम वाले इस दिन आपका पूरा कंप्लीट, आपके पास 2 ब्लैक पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका ये कुछ पैसे, पर्स की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल, आप चूँकि मोबाइल सबसे ज़रूरी हो गया, मोबाइल भर साथ में रहेगा, वो सेंटर के बाहर जमा हो जाता है। इसके अलावा पहले से ही चेक कर लीजिए कि आपके जेब में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है। कुछ भी रिस्क नहीं लेना, कैसे भी करके कोई भी छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना। वॉच में भी एनालॉग वॉच पहनिए, डिजिटल वॉच मना है, तो वॉच ज़रूर लेके जाइए, वो ज़रूरी होती है। आपका खुद का एक वॉच होनी चाहिए। डिजिटल वॉच मतलब ऑब्जेक्शन है उस पर, वो तो एनालॉग वॉच एक रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे आप शाम को जल्दी सोना है, जो भी है हल्का फुल्का खा के आराम से सो जाइए। शाम को सोने के बाद जो है आराम से पूरी 8 से 9 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। अब पता चला आप लोग मोबाइल चला रहे हो, एग्ज़ाम वाला दिन है, मोबाइल चलाओ। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे 3 तारीख को शाम को निकलेंगे, सेंटर कहीं और है, रात पूरी ट्रेन पे बिताएंगे। ट्रेन जो है
हिल रही है, ट्रेन पे बिताते हैं, बस में बिताते हैं, तो पहले तो वहाँ पे अच्छी नींद नहीं हो पाती। दूसरा क्या है, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। मैंने बताया ना, सारा खेल 2 घंटे का, तो क्यों ना 2 घंटे के लिए अपने आप को आप जितना बेहतरीन दे पाओगे, पूरे साल भर की तैयारी काम आनी है यहाँ पे, ठीक है। तैयारी का परफॉर्मेंस यहाँ पे आउटपुट देना है आपको। आज आपका प्रेजेंटेशन है, आपको बताना है कि हाँ भाई आपने 2 साल पढ़ा है और इन परीक्षाओं के जितना संतुलित तरीके से पढ़ लोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा भी, आप उन्हें पढ़ेंगे, फिर आप उसको देखेंगे भी भाई ऐसे करना है, उस चीज़ पे भी मैं पूरा डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ क्या मैंने आपको बताई, पहला मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है, सारे डिसीजंस ले लेने हैं जितने भी हैं, और एक स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूँ, इसको मेंटली आपको प्रिपेयर हो जाना है। क्या स्ट्रेटजी है, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए मैं यूपीएससी, वैसे मैंने बोला कि आईएएस को मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आप अपना अपना एग्ज़ाम इसकी जगह पे रख लीजिएगा। तो आईएएस का जो जीएस का पेपर है, ठीक है, दूसरा सीसेट है, 2 पेपर है। ये तो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें 200 में 66 नंबर ही लाना है आपको, ठीक है, कम से कम, इससे ज़्यादा आएंगे तभी आपका काम हो पाएगा। और जीएस में आपकी मेरिट क्रिएट होगी। यदि आप सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 33% नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में आपकी जीएस की कॉपी का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए इसका भी एक बड़ा महत्व है। जब से क्वालिफाइंग हुआ है यूपीएससी ने इसका स्तर भी बढ़ा दिया है। तो आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन में स्किल, ये जितनी भी चीज़ें ये भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे तो मेन काम मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन तीनों से हो जाता है। अब तो इंग्लिश इसमें नहीं आती, बट जो अदर में आती है वहाँ पर भी बहुत बेसिक लेवल की होती है। सारा खेल इसका है, क्योंकि यही आपकी मेरिट है, जीएस का पेपर। अब इसमें देखो 100 पेपर है, 100 क्वेश्चन है। पहले तो आपको एक दिन पहले ये प्रिपेयर हो जाना है कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं। 20 क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। 20 क्वेश्चन यानी कितने बचे, 100 में 80 क्वेश्चन बचे। आपके पास समय कितना है, 120, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, ठीक है। आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन छोड़ने की स्ट्रेटजी बनाना है। अब जैसे यूपीपीएससी में 150 आते हैं, तो 150 में आप जो है दिमाग को बैठा लीजिए कि आपको 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं वहाँ पे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है। यह अभी मेंटालिटी बनाना है। मैं नहीं कह रहा कल के दिन हो सकता है पेपर आसान आ जाए और आप बहुत अच्छा करके आए, लेकिन यहाँ पे दिमागी तौर पर तैयार करवा रहा हूँ आपको कि आप अपने दिमाग में इस चीज़ को तैयार कर लें कि 20 क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं करूँगा निगेटिव मार्किंग से, क्योंकि हमें बचना भी है ना। तो पहला हमारे दिमाग में क्या है कि हमको क्या करना है, एग्जाम पे इसको हमें ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। 100 में 20 छोड़ना है। 150 का यदि यूपीपीएससी का है तो वहाँ 25 छोड़ना है। छोड़ने की पहली प्लानिंग बना लेनी है। और एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन का स्तर ही ऐसा आता है कि आपको छोड़ना पड़ेगा ही, नहीं तो आप बहुत बड़े स्तर पे यदि आप सोचें कि हर गेंद पे 6 मारेंगे, नहीं हो पाएगा। कुछ गेंद डॉट बॉल भी होंगी, कुछ को आपको स्टॉप भी करना पड़ेगा, कुछ पे सिंगल रन, हर चीज़ देखना पड़ता, पूरी स्ट्रेटजी के साथ खेलना है यहाँ पे। तो पहला आपके दिमाग में ये बैठ जाए, बैठा लीजिए इस बात को, अभी से बैठा लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन 100 में छोड़ने हैं, संभव ही। और जो भी एग्ज़ाम है आपका, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। 150 में 25 क्वेश्चन, ये तो हो गई एक बात। दूसरा, 15 क्वेश्चन गलत करने हैं। ये आप नहीं करोगे गलत। अब देखो, अटेम्प्ट करने की बात तो 80 क्वेश्चन की आ गई ना कि 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें 15 तो गलत हो ही जाएंगे। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, इतना कन्फ्यूज़न होता है। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प, 4 में 1 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4, मतलब बहुत, वो 3 पता होंगे, 1 नहीं पता होगा तो पूरा विकल्प गड़बड़ा जाता है। तो आप नहीं गलत करोगे, आप 80 में से 15 ये भी गड़बड़ करोगे। लिख के ले लो, बचेंगे कितने, 65। ये आप राइट करके आना चाहिए। 60 से 65 के बीच में, हो सकता है ये 20 भी जाए, लेकिन कम से कम 60 से 65। लेकिन यदि 65 आ गए आपके, तो ये सेफ जोन में रहेंगे आप। अभी मैं देखो इसको क्वेश्चन पेपर हल करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी पहले स्ट्रेटजी, ये आपको एक दिन पहले प्रिपेयर होना है इस चीज़ के लिए। पहले तो आपको अगले दिन एग्जाम को लेके जो सामग्री चाहिए उसको लेके प्रिपेयर होना है। दूसरा, ये स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे। 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो है आप 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन जो है आपको गलत करने हैं। वो आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। 80 अटेम्प्ट यदि आप कर रहे हैं, मैं 80 के अटेम्प्ट भी देखो, यदि आपको रिस्क लगता है तो आप 75 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। गलत कम से कम करना है। गलत करने में जब निगेटिव मार्किंग है तो क्यों, लेकिन मिनिमम 20 तो छोड़ने की मेंटालिटी बना के भी जाना है। यदि पेपर का स्तर आपको कुछ ऐसा लगता है बहुत टफ है, कुछ है, तो आप 25 भी छोड़ सकते हो।
25 भी छोड़ के 75 ही अटेम्प्ट करिए, गलत न्यूनतम हो, क्यों गलत ज़्यादा हो, गलत करने से कुछ मिल थोड़ा ना जाएगा। इसलिए जहाँ पे रिस्क लगता है, अब ये इस चीज़ को कैसे काउंट करेंगे, इस चीज़ को भी मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपके लगभग 65 नंबर यदि आपके निकल के आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से देखें तो आपका 130 के आसपास ये मार्क्स बनता है। इनमें से आपका जो है ये माइनस मार्किंग भी चली जाएगी, 15 क्वेश्चन चूंकि आपने गलत किए तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कितना जाएगा आपका 30 ये जाएगा, ठीक है, बटे 3, यानी 10 नंबर आपके और माइनस हो जाएंगे। तो -10 कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, 3 का मतलब है 1/3 की आपकी जो है निगेटिव मार्किंग है। 120 नंबर यदि आपके बने तो आप निश्चित तौर पे आप चयनित होंगे, आप सेफ जोन में होंगे, 100% सेफ जोन में रहेंगे। तो 2 चीज़ें दिमाग में बैठाइए, 20, अब अभी से आपके दिमाग में क्या आ गया, 20 क्वेश्चन मुझको छोड़ने हैं और 15 क्वेश्चन मुझे गलत करने हैं। बिल्कुल बैठा लीजिए, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, यही मेंटालिटी होनी चाहिए। अब खेल कितने का बचा, खेल बचा हमारा, देखो एक तो सबसे पहली चीज़ 120 मिनट में अब आपको 80 क्वेश्चन ही करने हैं। देखिए पढ़ोगे तो 100 के 100 आप, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ, 80 करने, 80 में चलो 15 गलत होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आप जब पेपर दोगे हो जाते हैं, वो आपको पता नहीं चलता। लेकिन 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हो, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, सेफ जोन पे हो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन को पहली बात देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पे चलते हैं, और जब आप एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 क्वेश्चन देखोगे तब आपको बहुत ईजिली क्लियरली पता चलेगा। देखो ये एक क्वेश्चन है, हाँ मान लीजिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ताकि बिल्कुल मैं चाहता हूँ तस्वीर क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई भ्रम ना रहे और मुझे भी आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना आए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन तो बड़ा है, आप पढ़ेंगे, पढ़ते समय लगेगा अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ मेरी लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपको क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, लेकिन यदि पहले ही दिमाग पे आप ले आएंगे, पहले देखेंगे क्वेश्चन बड़ा है पढ़ने, क्योंकि रीडिंग स्किल पे कभी काम ही नहीं किया आपने, रीडिंग स्किल पे काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी चीज़ छोटी बड़ी लगेगी। तो यदि आपने एक काम ये कर लिया, यदि इतनी चीज़ समझ ली, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को ज़रूर पूरा पढ़िए, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़िए, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है। क्या करना है, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, जहाँ पे 2-4 सही है, 1-2 सही है, 1-3 सही है, 2-3-4 सही है। अब एक क्वेश्चन है, देखो एक लिखित ये निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघ सरकार की विशेषताएं हमें बतानी है क्वेश्चन में। तो 4 दी गई हैं, 4 विशेषताओं बता देना है कि कौन संघीय सरकार की विशेषता होगी, कौन नहीं होगी। पहला है एक लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। दूसरा शक्ति विभाजन और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, तो शक्ति विभाजन तो सही है, इसका होना चाहिए। संघीय सरकार में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था नहीं होती यदि वो आदर्श संघ है, तो ऐसे में दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का इस प्रकार वितरण हो कि प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र रह सके। देखो अब ये वाला इसको काट रहा है ना, स्वतंत्र रह सके, ये नियंत्रण और संतुलन की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है स्वतंत्र रह सके, तो हाँ संघीय व्यवस्था कि ये भी लक्षण है, ये भी सही है। तीसरा, अभी इसमें आपको देखो जानकारी भी होनी चाहिए, यदि आप संघ के बारे में जानते नहीं हो तो पढ़े क्या अभी भाई, आपने पढ़ा भी तो होना चाहिए ना उस चीज को। दूसरा अगला है कि नागरिकों के मूल अधिकार प्रतिभूत हो, तो ये संघ सरकार का लक्षण नहीं है, ये संघ सरकार का लक्षण नागरिक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका 1 और 3 ये सही होगा, 1, 3 भी सही है इसका। तो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, सच में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले आप प्रॉपर रेस्ट करके आए हैं। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग को रिकॉल होना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, लेकिन यदि आप वही ऊपापोह वाली स्थिति रही, ये वो दुनिया भर की चीज़, तो संभव ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, सारा किया कराया बेकार हो जाएगा, 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब मैं आपको पहले ध्यान से कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा, ध्यान से मुझे सुनना भी है, समझना भी है, और मेरी बातों को अमल में भी लाना है। आप लोगों को क्या करना है, मेरी बातों को अमल में भी लाएंगे आप सभी,
अमल में भी लाएंगे। एक एक चीज़ को बहुत आराम से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। देखिए अगले दिन जब आप, मान लीजिए एग्ज़ाम डेट है, ये एग्ज़ाम का दिन है, ये आपका एग्ज़ाम का दिन है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले का दिन है आपका, ठीक है। इस दिन आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली कि भाई मुझे इतने माइनस मार्किंग में क्वेश्चन को बचाने के लिए मुझे 100 में 80 क्वेश्चन ही करने हैं, 20 छोड़ना है, 15 जब गलत हो जाएंगे, ये मेंटालिटी लेकर के आ गए, 65 क्वेश्चन सही करने की प्लानिंग बना के आप गए, ठीक। अब देखो आपको पता होता है कि आपका कौन सा पिलर मजबूत है, आपका हिस्ट्री मजबूत है, पॉलिटी मजबूत है, ज्योग्राफी मजबूत है, साइंस टेक मजबूत है, कुछ ना कुछ आपको पता होता है। ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं मजबूत होगा तो फिर क्यों पेपर देने जा रहा हो, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मेंस देना, इतनी बड़ी परीक्षा दे रहे हो तो आपको। लेकिन कुछ के पिलर होते हैं भाई, पॉलिटी में आपको पता है मेरा गलत ही नहीं होगा, कैसे गलत हो जाएगा एक क्वेश्चन, इतना कॉन्फिडेंस भी होता है आपको, ठीक है। तो आपको अपने पिलर्स पता होने चाहिए। भाई करंट में आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं, करंट नहीं गलत करेंगे, हिस्ट्री में आप बहुत अच्छा काम करके आए। आदर्श स्थिति कोई नहीं होती, 20 क्वेश्चन में आपके 18 भी सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। पूरे 2 छूट गए, थोड़ा ना सिलेक्शन रुका जा रहा, सिलेक्शन तब भी होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपने ये प्लानिंग करके सब बैठ गए, अगले दिन आप सुबह उठे, ठीक है। मान लीजिए पेपर का टाइम 9 से 11 पहला है, ठीक है। पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो जीएस का पेपर है, पहले जीएस ही होता है, ठीक है, ये है। और दूसरा शिफ्ट आपका 2 से मान लो 4 है, ठीक है। 2 टाइमिंग है, टाइमिंग आपकी अलग अलग हो सकती है सबकी, सेकंड, ठीक है। हर परीक्षा की अपनी अपनी टाइमिंग हो सकती है। तो ये सी सेट का हो सकता है, मान लो ये सी सेट है, ये जीएस है। अच्छा रहता है कि पहले टाइम पे जीएस करवा लेते हैं, क्योंकि पता चला सी सेट का पहले करवाए और क्वालिफाइंग नेचर वाला ही मामला हो गया तो गड़बड़ा गई बात। बहुत सारे लोग तो जीएस का पेपर देते हैं, गड़बड़ा जाता है तो सी सेट भी नहीं देते, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ध्यान समझिएगा, बीच में गैप भी आपको मिलता है, लगभग कितना 3 घंटे के आसपास का गैप यहाँ पे मिल जाता है, 3 घंटे का बीच में रेस्ट भी मिलता है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ को आराम समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम के एक दिन पहले का दिन था, ये पहले का दिन था। आपको क्या करना है, जिस दिन एग्ज़ाम का दिन है, एग्ज़ाम डे है आपका, एग्ज़ाम डे वाले अर्ली मॉर्निंग आराम से उठिए सुबह सुबह। अब आप में से बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत बच्चे हैं रेलवे स्टेशन में ही सोते हैं, बहुत बच्चे हैं जो ट्रेन पे का सफ़र करके सीधा सेंटर पहुंचते हैं, तो कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लो जहां भी हो सो वहां पे। और जो लोग होटल में रुकते हैं या फिर कहीं पे रुकते हैं जहां पहले ही पहुंच जाते हैं, चाहिए तो यही कि आपको थोड़ा पहले पहुँच जाना है। नहीं है व्यवस्था, देखो स्टूडेंट लाइफ में नहीं रहती व्यवस्था, सबके पास अफोर्ड कर पाना नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे देखोगे रेलवे स्टेशन में लाइन से सोते हैं, भारत में वो स्थिति है। और सच बता रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत शोषक वर्ग है ये, इसका सब शोषण करते हैं, सब शोषण करते हैं। चाय वाले से लेकर, एक न्यूज़पेपर वाले से लेकर, इंटरनेट प्रोवाइडर से लेकर, मेस वाले से लेकर, कोचिंग से लेकर के जो नोट्स बेचता है उससे लेकर, सब शोषक हैं, एक तरफ से शोषक चरित्र के हैं। कोचिंग वाले जितने भी हैं खूब मोटी ताजी फीस लेते हैं, कोई इतनी व्यवस्था नहीं कराता कि बच्चे जो है एग्जाम सेंटर पे जाते हैं थोड़ा सा इनके लिए कुछ भी व्यवस्था करा सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंफ्रा नहीं है। सरकार भी है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, संघर्ष की ज़िंदगी, संघर्ष से काटो, खुश रहो। इस बात से, इस बात पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो जो भी आपकी स्थिति होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 8 से 9 घंटे की नींद ले लो, या फिर एग्जाम से पहले सो के जाओ, बिना सोए मत चले जाना, दिमाग हैंग हो जाएगा, लिख के बता रहा हूँ। रात भर मोबाइल में ना लगे रहना, रात भर मोबाइल पे लगे हो, रात भर जो है बातें कर रहे हो किसी से, या फिर टेंशन में पड़े हो, ऐसा ना करना आप बिल्कुल भी। 8 से 9 घंटे की, एक तो एग्जाम के कारण वैसे नींद नहीं आती है, इसीलिए मैं एक दिन पहले से बोल रहा हूँ आराम करो, एक दिन पहले से आराम की बात इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए सोना है, क्या करना है, सोना है, पहले दिमाग में बैठा लो, क्या करना है, सोना है, क्या करना है, सोना है, अच्छे सो के जाना है। आधी समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा। फ्रेश माइंड से एग्जाम देना है। देखो सुनामी आने से पहले समुद्र शांत हो जाता है ना, वही स्थिति होनी चाहिए आपकी एक दिन पहले। कोई देखे बोले अरे एग्जाम दे भी रहे, अरे भैया अपना आइसोलेट आराम से, कोई ये नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर। ये सोचो जा रहे हैं पिकनिक में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, कोई दबाव रहता है? खुशी मन से जाते हो, खुशी मन से जाओ, आराम से जाओ, ताकि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सको 2-2 घंटे की अवधि में। तो सुबह आराम से उठो, आपने पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर रखी है, अपने कपड़े अपने सारी चीज़ें पहनो, अपना एडमिट कार्ड चेक कर लो, अपने पैंट में पहले ही एडमिट कार्ड डाल दो, पहले ही जो कल पहन के जाना है उसी कपड़े पे पड़ा होना चाहिए। एक हाथ पे पकड़ो, ठीक है, अपने पेन, 2 पेन थे, 2 पेनों को आराम से भरो। अब आप में से कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, करंट अफेयर्स की मैगजीन उसे पहले ले जाएंगे, लास्ट टाइम पे देखेंगे। बहुत सारे लोग मेरे मास्टर वीडियो भी लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। देखो
थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको मैं सही कहूँ गलत कहूँ क्या है, लेकिन हम शॉर्ट नोट, सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आप लोग परीक्षा जैसे मान लो 9 बजे से पेपर है, तो मैं आप सभी को इतनी सलाह ज़रूर दूंगा कि आप 8 बजे के बाद तो कुछ मत पढ़ना। वैसे 8:30 बजे सेंटर में प्रवेश होना चालू हो जाता है, ठीक है, आधे घंटे पहले वो आपको सब, लेकिन सेंटर पहुंचना कब है? 7:30 तक हर हालत में सेंटर पहुंच जाओ। 7:30 तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 7:30 तक पहुंच जाना चाहिए आपको। कुछ लोग 8 बजे तक भी पहुंचते हो तो भी कोई बुराई नहीं है, 8 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाओ। ताकि ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि आपको 1-1.5 घंटे पहले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बाहर एक आपका पर्चा लग जाता है, पहले तो सेंटर पता चल जाता है। कई कई जगह पे ये होता है कि एक ही नाम से 2-2 स्कूल हो जाते हैं, 3-3 स्कूल हो जाते हैं, तो पहले एड्रेस आइडेंटिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो एड्रेस आइडेंटिफाई कि सही स्कूल में आए हो ना, आप सही जगह पहुंच गए हो ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कूल पड़े हैं जहाँ सेंटर चला जाता है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। यूपीएससी का तो ठीक है, यहाँ KBS वगैरह दिल्ली वगैरह में ठीक है, लेकिन जो जिनके दूर दराज में जाते हैं उनकी हालत अलग होती है, इसलिए उनको भी ध्यान में रखना चाहिए सबका। पीएससी के तो बहुत बुरी है, पता चला आप एग्जाम दे रहे हो, सीट ही हिल रही है, दिमाग आधा उसी में खराब हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, 50 दिक्कतें हैं स्कूलों की हालत। वो इंफ्रा देख के आप पता, पंखा झूल रहा है, उससे कहा भाई बंदी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो इधर उड़ता है उधर उड़ता है, ना हवा देता ना कुछ देता, डिस्टर्ब और करता है। बहुत बुरी हालत है स्कूलों की, कोई इंफ्रा नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं बस यही है। कुछ कुछ में तो बेंच ही बेंच, आधी बेंच है आधी बेंच नहीं है, यहाँ तक मतलब बहुत बेसिक बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये सच्चाई है तो क्या करें। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों को ओवरकम में करना है, तो आप टाइम से सेंटर पहुँच जाएँ, अपना सेंटर आइडेंटिफाइड कर लें, ताकि ये ना रहे कि आप लास्ट टाइम में पहुँचे, पता चला गलत सेंटर पहुँच गए, कुछ भी है। वहाँ आपका बाहर एक स्लिप लगी रहती है, रोल नंबर, उसमें रूम नंबर लिखा होता है, सब कुछ क्लियर होता है। सारा कुछ मैच कर लें, मैच करने के बाद आराम से थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे के लिए, आप कोई लास्ट मिनट नोट्स हो, सेटिस्फाइड होना हो, कुछ भी हो तो देख सकते हो, नहीं मेरे हिसाब से तो कुछ मत देखो, कुछ भी मत देखो। पानी की बोतल एक अपने साथ जरूर रखनी चाहिए आपको, पानी बहुत मस्ट चीज़ है। देखो मैंने हमेशा बताया, कई बार पढ़ते पढ़ते आप ना बहुत ज़्यादा आपको थकावट हो जाती है, कुछ भी होती है, तो यदि आप डीप ब्रीदिंग और पानी पिएंगे ना, तो ब्रेन में जो है ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है, पानी की मात्रा जाना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। या फिर मैं इस चीज़ की सलाह दूं कि ना दूं, एग्जाम से पहले एक कोल्ड ड्रिंक पी लो बढ़िया सी मस्त, आधे लीटर की, या फिर छोटा सा आता है वो, एक पी के जाओ, बिल्कुल दिमाग ठंडा कर देगा आपका। कुछ भी पी लो, कुछ लोग रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग एपी फिज पीते हैं, जो आपको पसंद हो। यदि एक कोल्ड ड्रिंक आसपास उपलब्ध हो, वहीं पे सेंटर पे आराम से पियो, सिप करते करते, बहुत मज़ा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपका बिल्कुल दिमाग फ्रेश कर देगा। जो नहीं पीते भाई मैं उनको सलाह नहीं दूंगा। कुछ लोग चाय पी के जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, सुबह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता तो करके ही आए होते हो, नाश्ता करके जाना चाहिए, ऐसे खाली पेट ना जाओ, बहुत बेसिक चीज़ है। कुछ ना कुछ तो खा पी के हल्का फुल्का जाना ही चाहिए, लेकिन सबके नसीब में नहीं होता। जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, मुखर्जी नगर में ही रह रहे हैं, तो बड़ा संघर्ष की ज़िंदगी होती है, खुद ही खाना है, खुद ही बनाना है, बाहर का ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत पेट में डाल के जाना, ठीक है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती। तो ऐसे में आराम से जाइए। थोड़ा बहुत आपके पास जो लास्ट टाइम नोट्स हों, मेरे मास्टर वीडियो भी देख सकते हो आप लोग, ये भी मतलब एक विकल्प के तौर पे है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का जो हो, करंट अफेयर्स की 6 एपिसोड मैंने दिए हैं बैक टू बैक, सारे देखने चाहिए, तब काम होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लास्ट मोमेंट में जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ अधूरा रह गया है, पढ़ लो, ताकि आत्मविश्वास ना हो। अंतिम टाइम वाली स्ट्रेटजी, बाकी नहीं पढ़ना हो तो सबसे अच्छी चीज़ है। क्यों? दिमाग शांत है, रेस्ट में है, अभी उसको एक्टिव कहाँ करना है, 2 घंटे की अवधि में एक्टिव करना है। इसके बाद आप 8:30 बजे सेंटर में, पहले आप मोबाइल ले जाओगे तो मोबाइल अपना जमा कर दो, क्योंकि भगदौड़ होती है ना, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र होते हैं, तो ऐसे में आप अपना मोबाइल जमा कर दो, ठीक है। जमा करने के बाद आराम से पहले ही जितनी भी प्राकृतिक पीड़ा है उसको ज़रूर दूर कर दो। टॉयलेट हो आओ, पानी अपने साथ रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आराम से अपनी सीट पे जाओ, रूम नंबर पे जाओ, रोल नंबर मैच करो, सब कुछ बैठो। जो एग्ज़ाम का सबसे पहला चरण है ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत, मान लो 8:45 में आप अपनी बेंच में पहुँच गए, ठीक है। बेंच में पहुंचने के बाद अपना जो है, जो आपकी टेबल है, उस टेबल पे जहाँ पे आप बैठे हैं, आराम से वहाँ पर अपना पानी रखिए, अपना एडमिट कार्ड रखिए, सारी चीज़ रख दीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड रखा होना ज़रूरी है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, कोई चेक करने आ जाता है, कुछ भी है, रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको OMR सीट मिल जाएगी, और OMR सीट जो होगी,
तो OMR शीट पे पहले तो आपको बहुत जागरूकता पूर्वक, ये पहला चरण है, पहला स्टेप यही है, आपको अपनी सही जानकारी भरना, अपने परीक्षा केंद्र का, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, सेंटर, जिला कोड, ये जितनी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। और गलत होने के बाद OMR शीट में जैसे रहता है ना, ऐसे रहता है आपका, ठीक है, मैं आप बता दूं, यहाँ पे आपके नंबर रहते हैं, ठीक है, आपको इनको फिल करना होता है। जैसे मान लो जिला कोड आपका है 034, ठीक है, तो आपको पहले 0 भरना होगा, ठीक है, 34, फिर 3 भरना होगा, फिर 4 भरना होगा, ये पूरा ब्लैक करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको OMR शीट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। और जो भी ब्लैक करे पूरा पूरा फिल करिए, आप इसको पूरा फिल करिए, कुछ भी छोड़िए मत, ठीक है, ये पूरा ब्लैक, ताकि कंप्यूटर के द्वारा ये कॉपी चेक होती हैं, ठीक है, OMR जो आपका है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको पूरा काम कर लीजिए और रोल नंबर को अच्छे से चेक करके, सही लिखा है नहीं लिखा, सारी चीज़ चेक करके बैठ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा आपका इसमें, ठीक है। कई बार होता है कि आपके पास आते आते और टाइम लग जाता है, तो 8:55 तक आपको मतलब ये काम हो जाए। 8:55 मतलब ये ना रहे कि पेपर मिला, पेपर होने ही आराम से आप इत्मीनान से बैठ जाएँ, ठीक है। आप OMR शीट में एक चीज़ और चेक करें, उसमें स्टैंप लगा है कि नहीं लगा है, स्टैंप लगा होना सेंटर का बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, इसके बाद आपके पास परीक्षा की कॉपी वो खुलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। 9 बजे एग्जैक्ट आपको दे दी जाएगी, जहाँ तक है 9 बजे बढ़ जाती है, ये आपको बोल दिया जाता है कि आप खोलिएगा नहीं, 9 बजे एग्जैक्ट आपको एक बेल बजती है आपके पास, इसीलिए वॉच होनी चाहिए, अपने वॉच के हिसाब से काम करिएगा। कॉपी आपको मिल जाती है। अब देखो यहीं से काम चालू होता है, यहाँ 8:45, बहुत लोग तो यही गड़बड़ कराते हैं, पूरा पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन पता चला रोल नंबर ही गलत डाला है, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। फिर आधी ऊपर टेंशन ये, इसमें कटिंग पिटिंग कराते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है। व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, व्हाइटनर ना यूज कर देना, व्हाइटनर का यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत इत्मीनान से, इतनी मतलब इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतनी छोटी गलती क्यों कराते हो, ये मत गलत करिएगा। इसके बाद अब अगला चरण देखो, अब मेन यही है जो 2 घंटे में आपके ज्ञान का परीक्षण होना है। तो अब आपकी जैसे ही आपको कॉपी मिल गई, आपके पास टाइम आपका शुरू हो गया, यहाँ पे बहुत संतुलित तरीके से आपको काम करना शुरू करना है, ठीक। अपनी कॉपी खोलनी है, वहाँ पे भी रोल नंबर डाल देना है अपना, कॉपी पे भी जो आपके जो पेपर मिलता है, पेपर पे भी भरना पड़ता है रोल नंबर। OMR शीट को इत्मीनान से रख दो, ठीक है, OMR शीट को इत्मीनान से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। इसके बाद अटेंडेंस वाला भी बीच में आएगा, अटेंडेंस लगाने के लिए बीच में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ज़रूरत होती है कि आप OMR शीट नंबर सही भरो, वहाँ पे अपने बुकलेट नंबर जो आपका पेपर का नंबर है उसको सही भरो, अपना रोल नंबर सही भरो, अपने ही उसमें साइन करो, सारी चीज़ें बहुत सब, मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको ज़रूरी है। बीच में 2-3 मिनट का टाइम वहाँ पे टूटता है आपका, लेकिन उस पर जल्दबाजी मत करो, कई बार होता है जल्दबाजी वो ही गलत भर दिया, सब चीज़ें अटेंडेंस भी सही से लगनी चाहिए। अब बात करते हैं, पेपर आपके सामने है, मान लीजिए पेपर है, अब पेपर में 100 क्वेश्चन है, आपकी जो कॉपी होगी A सीरीज की होगी, B सीरीज की होगी, C सीरीज की, D सीरीज की, उसको भी जाके आंसर कॉपी में भर दो कि A है, B है, C है, D है, वो भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे, करने के बाद वो ABCD गलत मत कर दीजिएगा, नहीं उसी सब गड़बड़ हो जाएगा। आप वहाँ पे A कॉपी आपकी, यदि बुकलेट नंबर A है, आप B भराए तो OMR शीट तो B पढ़ेगी, फिर पूरे आंसर गलत, इसलिए ABCD का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपकी, मान लो कॉपी का पहला पेज है जिसमें 6 क्वेश्चन मान लो दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का पेपर कहीं से भी चालू हो सकता है करंट से चालू हो जाए, हो सकता है पॉलिटिक्स चालू हो जाए, हो सकता है आपकी हिस्ट्री से, हर एक जो बुकलेट होती है अलग अलग रहता है, कहाँ से चालू होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। अब देखो आपकी मेंटालिटी क्या है, आपकी मेंटालिटी 20 क्वेश्चन, 100 में 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, नहीं करने हैं, 15 हमें गलत करने हैं, 15 क्वेश्चन हमें गलत कर देने हैं, हमें 65 क्वेश्चन से मतलब है। अब देखो मैं ये इसलिए आपको प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि ये साइकोलॉजी का काम आएगा, अब इसकी मनोविज्ञान का काम आएगा। क्या आएगा काम? पहली चीज़ आएगा, पहला क्वेश्चन आपने देखा, हो सकता है आपको ना आए, तो आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, करंट से आ गया, कंफ्यूज हो गया मैं इस क्वेश्चन को, तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया, बोला अच्छा छोड़ देते हैं, ये किस में डाल दिया, छोड़ दिया। अब आपके पास निगेटिविटी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर हैं पहले से। अब आपने 20 में से एक छोड़ दिया, तो आपने कहा अभी 19 तो और छोड़ने हैं, 19 तो और छोड़ने, निगेटिव नहीं हुए। नहीं, पहला ही क्वेश्चन, पहली गेंद डॉट निकल गई, नहीं आया, फिर दूसरा और मजा ना आया, ये भी नहीं आ रहा, तो इसको भी आपने छोड़ दिया। जब आपने इसको भी छोड़ दिया तो अच्छा आपके दिमाग में अच्छा 18 और छोड़ने हैं, है ना,
है ना, समझ रहे हैं। फिर तीसरा आपको आ गया, आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। देख लीजिएगा, ये जो अटेम्प्ट करते जाए उसमें आप क्वेश्चन में सही टिक लगा लीजिए और साथ साथ यहाँ पर भी टिक कर दीजिए कि हाँ भाई ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। इस पर डबल टिक लगाइए और जो सही आंसर हो उस पर एक सिंगल टिक लगाइए, क्योंकि OMR शीट हम बाद में भरेंगे। OMR शीट भरनी है 1 घंटे बाद, 60 मिनट बीतने के बाद हम OMR शीट भरेंगे। इसलिए हमारी रीडिंग स्किल की स्पीड इतनी रखनी है कि हम 60 मिनट में कम से कम 80 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जरूरी है 60 मिनट तक में पहले चरण में OMR शीट। साथ साथ कुछ लोग की गलती होती है ना कि क्वेश्चन पहले एक किया फिर OMR शीट, ऐसे नहीं करना है। साथ साथ में टाइम बहुत टूट जाएगा। OMR शीट एक साथ ब्लैक ही तो करना है, गोल गोल करना है, सावधानी पूर्वक, फिर बाद में गोल करिएगा। ये अपनी देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपने तीसरा किया, आपको आ गया। चौथे में क्या हो गया कि आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे 50-50 हो गया, एक ऑप्शन के चक्कर में इसको 50, तो 50-50 है तो 50-50 में गोला मार दीजिए, गोला मार दीजिए कि भाई ये 50-50 है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये क्वेश्चन अभी बाद में देखूंगा। इसको बोलते हैं मार्क एंड रिव्यू, आपने इसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया। तो वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 60 मिनट में पूरा पेपर एक बार हो जाए। इसके बाद जो अब ये आपका 100% तीसरे में श्योर थे आप, 100% आप श्योर थे इसमें, तो इसमें आपने डबल टिक कर दिया कि भाई हाँ ये अटेम्प्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा, आपको आता है, आपने टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है, टिक कर दिया। तो देखिए अब आपके पास दबाव नहीं है, क्यों, आपके पास छोड़ने वाले क्वेश्चन की भी संख्या है। आपके पास एक ये है बैकअप में कि भाई 15 क्वेश्चन आपको जो है 15 क्वेश्चन आपको गलत भी करने हैं, तो आपके पास बैकअप है। अब जब आप 60 मिनट बाद तैयार होंगे, आप हो सकता है 60 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन को एक बार देख लें और ये क्लियर कर लें कि कितने क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन आपको 50-50 में डालना है। शायद ये पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लें आप, जहां तक मुझे लगता है 100% आप कर ले जाएंगे आइडेंटिफाइड 1 घंटे में। दी आपकी स्पीड अच्छी है, इतना होना चाहिए भाई, आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। तो जब ये हो जाए तो इसके बाद OMR शीट भरने की बारी आएगी। OMR शीट में आपका ऐसे दिया रहता है ना 1 2 3 4, यहाँ पर गोले दिए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर गोले दिए रहते हैं। आप आराम से OMR शीट को भरेंगे, सभी बच्चे OMR शीट भरेंगे, ठीक है। OMR शीट भरे, पहला भर दिए, दूसरा आपको नहीं आया, तीसरा भर दिया, ठीक है। फिर इसको बड़े सावधानी पूर्वक देखना है, सावधानी पूर्वक भरना है, ताकि ऐसा ना हो कि इसका चौथे का B सही हो, C भर के चले आए। फिर इसके बाद व्हाइटनर लगा रहे हो, कुछ भी टच मत करना, व्हाइटनर मत टच करना, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। जो एक बार यदि गलत भर गया तो समझो कि मतलब इतनी सावधानी रखें, क्यों सही अच्छा खासा क्वेश्चन क्यों गलत कराओगे। अब जब एक बार पहली बार 60 मिनट बाद आप जब इसको पूरा ब्लैक कर लोगे, ब्लैक बॉक्स भर लोगे इसके, तो पहला जो नंबर रहेगा भरने का 60 मिनट बाद, जो आप 100% श्योर हो जिस क्वेश्चन को, उन्हीं को ब्लैक में भरना है, उन्हीं को ब्लैक में भरना है। ये देखिए, ये 100% श्योर हो ना आप इनमें, ये 100% श्योर हो ना, तो 100 के 100 क्वेश्चनों में आप 100% श्योर वाले जो क्वेश्चन है भरोगे। हो सकता है जब पहली बार आप इन्हें भरो, भरने के बाद काउंट करो, तो काउंट करने में इनकी संख्या मान लीजिए 60+ आ जाती है, 60+ आपके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। यदि ऐसा है 60+ या 65+, जैसा भी आ जाता है, 60 से ज़्यादा ही हो, 100% कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 60 के 60 सही नहीं होंगे, ये तो आपको लग रहे थे ना, कुछ 1 2 क्वेश्चन इसमें भी वेरिएट करेंगे जो आपको गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके सही होंगे इसमें से। तो निश्चित तौर पे बता रहा हूँ 100% प्रायिकता है। मान लो 60+ या 65+ है, ये 65+ यदि हैं, यदि ये संख्या 65+ आती है तो आपको 50-50 में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस ये इन्हीं से काम आपका हो गया। यदि आप 65+ चले गए, पहली बार में ही स्कोर आपका 65+ क्वेश्चन पहुंच गया, 60+ क्वेश्चन पहुंच गया, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप चयनित हो जाएंगे, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका रिस्क नहीं रहेगा। 65+ मतलब टोटली सेफ, टोटली सेफ हैं आप, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका हो जाएगा काम, ठीक। अब मान लो इसमें 65 हैं, इसका मतलब 130 नंबर बन रहा है, इसमें से 5 भी गलत हो जाते हैं, तो 5 गलत हुए, 5 गलत हुए। देखो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ ना, यदि 5 भी गलत करके आए तो 5 × 2 = 10/3 कर दो, तो आपका कितना है 3.33 निकल आएगा, माइनस कर दो, तब भी आप 127 नंबर आपके बन रहे हैं। इसलिए टोटली सेफ हो, मेंस की तैयारी करो, खुश हो जाओ।
पहले ही बार में यदि आप 65 प्लस सही करते हैं, यदि 60 प्लस सही करते हैं तो 60 के हिसाब से आपके 120 नंबर ये बने। इसमें से मान लो 60 में से 5 गलत हो गए, ठीक है, 5 गलत हो गए तो -3, तो भी आप सेफ हो, मतलब 60 प्लस में आप सेफ रहोगे, आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम 50 में जाके टिक जाते हैं, पहली ही बार में आपके 50 सही होते हैं। ऐसे में फिर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है, आपने मार्क एंड रिव्यू में 50-50 को रखा है, जिनमें आप 50-50 हैं। 50-50 समझते हो, प्रायिकता पढ़ा होगा ना आपने, यह ना सिक्का उछालोगे हेड आएगा टेल आएगा। तो यदि 50-50 वाले मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 आपने तो 100% वाले सही कर लिए, जिसमें आप 100% श्योर थे, ठीक है, आप श्योर थे, इसमें से 2-3-4 गलत होंगे, आपकी श्योरिटीज थोड़ा ना वो सही हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसमें मतलब आपके पास है कि हाँ ठीक है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप इतना ही करके आओगे फिर आगे रिस्क नहीं लोगे तो इससे भी आप ऐसे ही जा ही रहे हो, बाहर ही हो, बहुत ज़्यादा बाहर हो, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 50-50 में उतरना पड़ेगा। 50-50 का मतलब ये है, मान लो 10 क्वेश्चन आपके 50-50 के हैं, तो 10 के 10 यदि आप अटेम्प्ट कर दोगे तो उसमें 5 गलत होंगे, 5 सही होंगे, यही तो प्रायिकता कहता है ना। 50-50 के ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी श्योरिटी है कि 5 गलत होंगे तो 5 सही भी होंगे। इतना भी बुरा आपका दुर्भाग्य नहीं है कि 10 के 10 गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो कि ये ऑप्शन सही कि ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही कि ये ऑप्शन सही। तभी यदि 5 सही होते हैं तो अटेम्प्ट किया आपने 60, ठीक है, क्वेश्चन आपके सही हो गए 55, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। ये बात तय है। पेपर यदि कठिन होगा, देखो अब क्वेश्चन के सही होने और गलत होने की एक प्रायिकता थोड़ा सा हर बार पेपर के बदलाव में भी होती है, तो आपको फिर 50-50 में भी ध्यान में रखना है, इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। मान लो आप 40 में ही रह गए, पहली बार में 40 में ही रह गए, तो फिर आपका बेड़ा गर्क है। वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सभी कर दो, जा ही रहे हैं, कायदे से जाएं, रिस्क ही ले लेते हैं, कुछ ना छोड़ो। फिर वैसे चले गए, वैसे भी कुछ नहीं होना आपका होना, फिर चलो कायदे से जाते हैं, होना होगा हो जाएगा। फिर अच्छा रिस्क, 50-50 के तो पूरे ही करने, फिर 50-50 का एक भी नहीं छोड़ना है, सारे 50-50 और नॉन 50 भी जो है, जय सिया राम, वही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आना है। पीटी का यही काम है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जा तो रही हो, चलो चल ही जाते हैं, पर कोशिश करो माइनस जिसमें टोटली 100% श्योर हो कि मुझे नहीं आता, उसे छोड़ दो। क्यों ज़बरदस्ती अपने गले में जो है ना फरसा रखना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मेरे द्वारा बताई गई रणनीति है। 2 घंटे की अवधि में सावधानी पूर्वक प्रश्न पत्र पढ़ोगे, पढ़ने के बाद ये मेथड आप अपनाओगे कि 60 मिनट तक आपने जो है अच्छे से पूरे प्रश्न पत्र को रीड किया। कोशिश करो 60 मिनट हो ना, 60 मिनट तो 70 मिनट भी हो सकता है ना, 70 मिनट या मैक्सिमम 120 मिनट का चूंकि आपका पेपर है, ठीक है, 120 मिनट का टाइम आपको दिया गया है, तो मैक्सिमम 80 मिनट बाद तो OMR सीट भरना ही शुरू कर देना। OMR सीट को सावधानी पूर्वक 100 क्वेश्चन भरने में 12 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। 15 मिनट का टाइम सावधानी पूर्वक कह रहा हूं, ताकि आप कोई गलती ना करें, कुछ ना करें। तो आप 80 मिनट बाद यदि भरना शुरू करते हैं तो भी आपका लास्ट में 20 मिनट बचते हैं। 20 मिनट मार्क एंड रिव्यू वाले देखने में आपको काउंट करना है ना अपनी स्ट्रेटजी। ये नहीं होना चाहिए कि यार काउंट कर रहे हो, बार बार भरते जा रहे हो, काउंट करते हैं, ऐसे नहीं करना हो, टाइम बहुत खराब कर दोगे आपका। ऐसे में आपका समय प्रबंधन भी हो जाएगा और आसानी से आप पूरे प्रश्न पत्र को कर पाओगे। और जो मैंने मेथड आपको बताया निगेटिव मार्किंग से बचने का, वो सबसे अच्छा मेथड यही है कि पहले एक बार आप करो, देखो 100% में आपके, जिसमें आप 100% श्योर हो, क्या 60% 60 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो रहे हैं, क्या 50-50 वाले आपके, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है। अब पेपर बहुत अच्छा आ रहा है तो आपके ऊपर है। 50-50 वाले यदि 20 में है आपकी 50-50 है, नहीं 20 में है तो 15 में आप 50-50 है, 5 आपका श्योर 60 आपको लग रहा है गलत ही है ना। वैसे छोड़ने वाले जो मैंने 20 क्वेश्चन बोले उसी में श्योर 60 गलत वाले निकाल लाओगे आप। तो ये रणनीति आप ले करके चलोगे तो माइनस मार्किंग से भी बचोगे, समय प्रबंधन भी कर पाओगे, क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ोगे तो समय से पूरा पेपर हल हो जाएगा। लास्ट में पूरा रिव्यू आपको जरूर करना है कि कोई OMR सीट में भरते समय, क्योंकि लास्ट में 5 से 10 मिनट आपके पास होना चाहिए। आनंद फानंद में लास्ट के 5 से 10 मिनट में एक बार फिर से रोल नंबर चेक करना, एक बार फिर से जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि हाँ कोई गड़बड़ है तो देख लेना,
खासकर जब सीसैट का पेपर होता है तो मैथ वाले क्वेश्चन को आप लास्ट में छोड़ते हो कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, मैथ रीजनिंग का। तो सीसैट की तो स्ट्रेटजी अलग है। ये जीएस की मैंने पूरी आपको कहानी बताई कि जीएस में आप इस तरीके से लेके चलेंगे। सीसैट में तो क्वालिफाइंग नेचर का है, 66 नंबर ही लाने हैं आपको, 33% ही। तो पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैथ रीजनिंग जो आपका इतना होना चाहिए कि कम से कम मैथ रीजनिंग में आप इतना कर दें कि क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का काम आप कर सकते हैं, पक्का 100% आपको वो श्योरिटी रहेगी। इसके बाद कंप्रीहेंशन पे जा सकते हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप एक चीज़ सोचो, यदि आप सोचोगे कि 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 66 नंबर का ही खेल करना है ना, इसके लिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? आपको तब भी यहाँ पर 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हल करके आने ही पड़ेंगे, तभी आप 66 नंबर पे, वो भी आप श्योर हो 50% से ज़्यादा, 50% तो आपको करना ही करना है इसे। ये नहीं कि आपने क्या किया, अरे 30 क्वेश्चन कर दिए, 33 क्वेश्चन कर दिए करके आप कहे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 आईएएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जगह पे 2 नंबर का होता है, अलग अलग है सब जगह का। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। निगेटिव मार्किंग में अपनी पूरी कमाई जितनी पढ़ाई है सब गंवा मत दीजिएगा। इसलिए आपको यदि प्रारंभिक परीक्षा को करना है तो ये समय प्रबंधन, निगेटिव मार्किंग का प्रबंधन, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान भी है। मुद्दा है आप लोग करने के लिए तैयार हैं तो हो जाएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे आप मेरी बात समझ गए होंगे। यदि अब भी आपको कोई डाउट होता है, किसी तरीके का सिंगल छोटा सा भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर को सबसे जल्दी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरे सुझाव है, सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा सुझाव है, इस सुझाव को आप अमल पे ला सकते हैं। ये तरीका बहुत बेहतर है। इस तरीके से आप अपने मनोवैज्ञानिक दबाव को कम कर पाएंगे और बेहतर आप करके आ पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को फिर से आपके परीक्षा को लेकर के मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष निर्णायक साबित हो, आपके लिए परीक्षा निर्णायक साबित हो, यही शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के साथ से विदा लेता हूँ। और आपके लिए निश्चित तौर पे ये परीक्षा ऐसा साबित हो कि आप अपने जीवन में सबसे ऊंची उपलब्धि पर बैठे हो। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। आपको बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, धन्यवाद।